हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर केओके फैमिली। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हो, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आप सभी के बीच में लेके आया हूँ 4 सितंबर के जो सेकेंड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे जीके के, वो आपको एनालिसिस करने के लिए मैं आया हूँ। फ्रेंड्स आपको लास्ट में ज़रूर बताना है कितना क्वेश्चन आपका सही है, कितना क्वेश्चन आपकी गलत हुई है। फ्रेंड्स और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब भी कर ले फ्रेंड्स, जो भी नए हो फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज की पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ये था, पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ था? फ्रेंड्स, आपको बता दूं, पानीपत की जो तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप लोग को याद भी रखना पड़ेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध कहाँ हुआ था और कब हुआ था और कहाँ हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स पानीपत का प्रथम युद्ध, तो आप लोग बोलना है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था फ्रेंड्स। और द्वितीय युद्ध जब पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग को बताना है कि 5 नवंबर 1561 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को द्वितीय युद्ध हुआ था फ्रेंड्स। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर के सेनापति बेरम खां थे और हेमू के सेनापति वहाँ उस समय कौन थे? हकीम शाह थे। अकबर के सेनापति बेरम खां और जो हेमू के सेनापति थे वो हकीम शाह थे। उसके बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? फ्रेंड्स, आपको बता दूं, अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा 2 आधिकारिक भाषा है, एक दारी है और दूसरा पाश्तो है। जो भी फ्रेंड्स दारी और पाश्तो आंसर टिक करके आएंगे उसका आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसके साथ साथ हमारे देश के चारों साइड जो बाउंड्री शेयर करते हैं जो भी कंट्री, उसके भी आधिकारिक भाषा को रिमेंबर रखिएगा। जैसे आपको श्रीलंका में पूछ दे, नीचे से चलते हैं फ्रेंड्स। श्रीलंका जैसे पूछ दिया जाए, श्रीलंका का सिंघल और दूसरा लैंग्वेज का तमिल भी है। उसके बाद जस्ट ईस्ट की ओर चलते हैं, ये यहाँ पे बांग्लादेश है। बांग्लादेश का जो आधिकारिक भाषा है वो बंगला है। और फिर उसके बाद चलते हैं म्यांमार की आधिकारिक भाषा फ्रेंड्स वर्मा है। फिर उसके बाद चलते हैं नेपाल की आधिकारिक भाषा फ्रेंड्स नेपाली है। फिर उसके बाद पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा फ्रेंड्स उर्दू है। इतना आपको आधिकारिक भाषा याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आवर्त सारणी के समूह 1 में कौन सा तत्व है जो वायु के संपर्क में आने पर धूमिल हो जाता है? फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन के अनुसार आंसर इसका तो हो गया सोडियम, बट आपको कुछ बता दूं, आवर्त सारणी के जो प्रथम तत्व हैं, प्रथम समूह के जो तत्व हैं, उसमें से 2 ऐसे तत्व हैं जो वायु के संपर्क में आने से धूमिल हो जाते हैं। एक तो सोडियम और दूसरा पोटासियम। वायु में जैसे ही आते हैं क्या होते हैं? वो धूमिल हो जाते हैं। और धूमिल कहने का मतलब वो धुंधला टाइप से दिखाई नहीं देते हैं, बस इसको कहा जाता है फ्रेंड्स। और उसके साथ साथ आपको बता दें, आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट को ही क्षारीय धातु कहा जाता है उसको, और उसी का दूसरा नाम एल्काइन मेटल है फ्रेंड्स। इतना चीज़ आपको याद रखना है। और उसमें तत्व की संख्या ये भी याद रखना, आवर्त सारणी के फर्स्ट के समूह 1 में तत्व कौन कौन सा है? एक तो हाइड्रोजन, दूसरा लिथियम, तीसरा सोडियम, चौथा पोटासियम, 5वां आपको रुबिडियम, छठा सीजियम और 7वां फ्रेंड्स आपको याद रखना है कौन हो जाएगा? फ्रेंजियम। ये इतना याद, फ्रेंजियम याद रखिएगा। ये आपका टोटल समूह 1 के तत्व थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। गुआ और नोआमुडी लोएस्क किस राज्य में स्थित है? अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा गुआ और नोआमुडी लोएस्क किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोग को आपका आंसर होगा झारखंड। और उसके साथ साथ कुछ लोएस्क के बारे में आपको भी पता रहना चाहिए फ्रेंड्स। कुछ लोएस्क के बारे राज्य कौन कौन से हैं? जैसे आपसे पूछा जाएगा उड़ीसा के रायरंगपुर में जो हम लोग का गुरु महिसानी है वो लोएस्क के लिए बहुत ही प्रचलित है। और उसके साथ साथ भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि लोएस्क उत्पादन में नंबर 1 पे आता है फ्रेंड्स। उसके साथ साथ उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ को भी याद रखना है। छत्तीसगढ़ में अंतपुर याद रखिएगा, अंतागढ़ जगह जहाँ पे राव घाट खादान लोएस्क के लिए प्रचलित है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको कर्नाटक का भी चिकमंगलुरु को याद रखना है जहाँ पे कंद्रेमुख लोएस्क का भंडार है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत ने किस देश को हराकर महिला जूनियर हॉकी एशिया कप
2023 का खिताब जीता? फ्रेंड्स आपको बता दूं इसका आंसर आपका होगा दक्षिण कोरिया को हरा के महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता था और दक्षिण कोरिया को 2-1 से हरा के जीता था। फ्रेंड्स अगर अगले एग्जाम में अगर कुछ ऐसा पूछ सकता है, यहाँ पे महिला लिखा हुआ है, अगले एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब कौन जीता, तो उसमें भी भारत ही जीता। और किसको हरा के जीता, तो वो पाकिस्तान को 2-1 से हराकर भारत जीता। किसमें, पुरुष वाला में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। भारत के दोनों सदनों का चुनाव कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत के दोनों सदनों का जो चुनाव करता है वो भारतीय चुनाव आयोग करता है। भारतीय चुनाव आयोग करता है। अगर आप सबको बता दें भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जो चुनाव करवाया जाता है कौन कौन, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के विधानसभा और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इसका ये क्या करवाते हैं, चुनाव करवाते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको बता दूं चुनाव से संबंधित हमारे अनुच्छेद में, हमारे संविधान में चुनाव से संबंधित जो भाग है वो भाग 15 है और अनुच्छेद अगर पूछा जाएगा वो 324 से लेके 329 तक अनुच्छेद वर्णित है चुनाव के संबंध में फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है? फ्रेंड्स आपको बता दूं बुद्ध पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख माह में मनाया जाता है फ्रेंड्स। ये हिंदू कैलेंडर को खासकर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भाखड़ा नंगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स भाखड़ा नंगल परियोजना या गोविंद सागर बांध इसी को कहा जाता है। गोविंद सागर परियोजना या भाखड़ा नंगल परियोजना दोनों सेम ही हुआ फ्रेंड्स। और ये किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में फ्रेंड्स है। पूछा जाएगा भाखड़ा नंगल परियोजना किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। ये भाखड़ा नंगल बांध इसको कहा जाता है फ्रेंड्स। भाखड़ा नंगल बांध की ऊंचाई अगर पूछा जाएगा 266 मीटर है फ्रेंड्स। और इसी भाखड़ा नंगल बांध को भारत का प्रथम गुरुत्वाकर्षणीय बांध भी कहा जाता है फ्रेंड्स। और ये भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलज नदी पे बना हुआ फ्रेंड्स, इतना याद रखिएगा, और हिमाचल प्रदेश में है। जो भी फ्रेंड, जिस भी फ्रेंड का जितना आंसर सही हुआ होगा वो जरूर कमेंट में बताएं कि किसका कितना आंसर सही हुआ है, किसका कितना आंसर गलत हुआ है फ्रेंड्स। और हाँ, इस चीज़ का इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, या पीडीएफ नहीं स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, या स्क्रीनशॉट प्राप्त करने के लिए क्लियर अगर नज़र नहीं आ रहा तो स्क्रीनशॉट आप मेरे टेलीग्राम आईडी पे जाके इजीली आप अवेलेबल कर सकते हैं, पा सकते हैं वहाँ से फ्रेंड्स। टेलीग्राम है क्योंकि द की ऑफ नॉलेज चैनल, इसके नाम से टेलीग्राम हम लोग का चल रहा है। और उस पे ये पूरे शिफ्ट 2 के जो 4 सितंबर के टोटल आपको क्या स्क्रीनशॉट के अनुसार या पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन थे? फ्रेंड्स आपको बता दें अनटचेबल पुस्तक के लेखक मुल्क राज आनंद थे। और इसके साथ साथ मुल्क राज आनंद के 2 और पुस्तक को याद रखना है। ये अनटचेबल जो पुस्तक है ये 1935 मतलब 1935 ईस्वी को प्रकाशित किया गया। उसके 1 साल बाद 1936 ईस्वी को मुल्क राज आनंद के द्वारा एक और पुस्तक जिसका नाम कुली था उसको प्रकाशित किया गया। फिर उसके 1 साल के बाद 1937 ईस्वी में ये मुल्क राज आनंद के द्वारा एक और पुस्तक को प्रकाशित किया गया। वो पुस्तक का नाम था, 1 मिनट फ्रेंड्स, हाँ उस पुस्तक का नाम था टूलिप्स एंड अ बर्ड। याद रखिएगा मुल्क राज आनंद का 3 गो पुस्तक, अनटचेबल्स, कुली और एक लास्ट वाला कौन था, टूलिप्स एंड अ बर्ड। एनी प्रॉब्लम फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 10 स्वच्छ परिरक्षा प्रणाली के द्वारा कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है फ्रेंड्स? सीधी सी बात है, स्वस्थ त्वचा के लिए और बढ़िया से देख सकना, मतलब कम रोशनी में भी अच्छे से देख लेना, वो विटामिन ए होगा फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स विटामिन ए मारे होंगे उसका आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। 2022 में किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? पूछा जाएगा वो कुचिपुड़ी नृत्यांगना है, उसको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसका नाम है पद्माजी रेड्डी। पूछा जाएगा ये आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी, जो पद्माजी रेड्डी आंसर लगाए होंगे उसका ये बिल्कुल सही हुआ होगा फ्रेंड्स। और कुचिपुड़ी का कुछ ऐसे मतलब कलाकार हैं जिसको आपको याद रखना। कुचिपुड़ी के कलाकार हैं कौन कौन से फ्रेंड?
याद रखिएगा फ्रेंड, कुचिपुड़ी का कलाकार है स्वप्न सुंदरी है। यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, यामिनी कृष्णमूर्ति एक स्वप्न सुंदरी याद रखिएगा, स्वप्न सुंदरी याद रखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति याद रखिएगा फ्रेंड्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड एक और नाम याद रखिएगा, यामिनी रेड्डी नाम रखिएगा, यामिनी रेड्डी। और उसके बाद एक है कौशल्य रेड्डी, कौशल्य रेड्डी। ये सब किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्यांगना है ये सब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। शंभू महाराज का संबंध कथक में किस घराने से है? पूछा जाएगा शंभू महाराज का संबंध कथक में किस घराने से है। ये जो शंभू महाराज है ये बिरजू महाराज जी के चचा थे। कौन थे? चचा थे, जो कि वो लखनऊ घराने से संबंधित है। पूछा जाएगा शंभू महाराज किस घराने से फ्रेंड्स? लखनऊ घराने से संबंधित है। जो भी फ्रेंड्स लखनऊ घराने मारे होंगे उसका बिल्कुल सही हुआ होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उसके साथ साथ कुछ लखनऊ घराने के अन्य आदमी को भी जान जाइए आप फ्रेंड्स। एक था विदादीन महाराज था, एक आप कालका प्रसाद का नाम सुने होंगे। कालका प्रसाद भी ये किससे था? लखनऊ घराने से था। फिर आपने एक इसका नाम सुने होंगे अच्छन महाराज और लक्ष्य महाराज। ये सब किससे था? ये सब था सब लखनऊ घराने से। याद कर लीजिए, घराने वाले पूछा जाता है। मेवात घराने से पिछले मतलब फर्स्ट शिफ्ट में 1 सितंबर को मेवात घराने का पूछा गया था, इसीलिए घराने वाला जितना क्वेश्चन होगा सबको याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता है? अच्छा एक चीज बताइए, नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत वर्गीकरण को नहीं किया जाता। जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन के अनुसार पहले बता रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स सत्तावादी मारे होंगे उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। और उसके साथ साथ अगर बता दें नीति निर्देशक सिद्धांत का अंतर्गत वर्गीकरण, पहले समझ जाइए। हम लोग को पता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है और कहां से कहां तक अनुच्छेद में? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। इसको अगर वर्गीकृत किया गया तो नीति निर्देशक तत्व को 3 टाइप में वर्गीकृत किया गया। वर्गीकृत सिर्फ बोल रहे हैं फ्रेंड्स, 3 टाइप में वर्गीकृत। कौन कौन? एक समाजवाद, एक गांधीवाद और तीसरा एक उदारवाद। मतलब वर्गीकृत पूछा जाएगा तो 3 टाइप में, समाजवाद और दूसरा क्या हुआ? गांधीवाद, तीसरा उदारवाद। अगर आपसे पूछा गया था अंतर्गत वर्गीकरण, तो अंतर्गत वर्गीकरण में 5 एगो समाजवाद, एक समाजवाद है ही अंतर्गत में। कितना? समाजवाद, जो आर्थिक समाजवाद उसको कहा जाता है, आर्थिक समाजवादी। फिर दूसरा कहेगा राजनीतिक और प्रशासनिक, कानून और न्याय और कानून नॉर्मल। फिर से सुनिए ध्यान से, आंतरिक वर्गीकरण को 5 टाइप में डिवाइड किया। कितना टाइप में? 5 टाइप में। पहला अगर आपसे पूछा जाएगा तो पहला आपका होगा कौन चीज? आर्थिक समाजवाद। दूसरा आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा वो होगा कौन चीज? राजनीतिक और प्रशासनिक, न्याय और कानून। तीसरा पर्यावरण। चौथा आपको बोला जाएगा तो स्मारक की सुरक्षा करना। और 5वां बोला जाएगा तो कि शांति और सुरक्षा स्थापित करना। ये आंतरिक, याद रखिए आंतरिक वर्गीकरण है किसका? नीति निर्देशक सिद्धांत का। इतना चीज आपको याद रखना है। जो भी फ्रेंड सत्तावादी मारे होंगे उसका सही यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसीलिए याद रखिए इस सब में से ये सत्तावादी नहीं है, इसीलिए सत्तावादी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अरब सागर किस महासागर का विस्तार है? अरब सागर किस महासागर का विस्तार है? तो याद रखिएगा इसका फ्रेंड, जिसने भी हिंद महासागर मारे होंगे वो बिल्कुल सही मारे होंगे। अब थोड़ा सी महासागर पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। महासागर हम लोग को पता है कि 5 महासागर है। इसको ऑर्डर में करते हैं, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसको ऐसे जानते हैं। महासागर अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन कहिएगा? प्रशांत महासागर। उसके बाद पूछा जाए तो अंटार्कटिका महासागर। फिर अगर उसके बाद पूछा जाएगा तो हमारा हिंद महासागर। फिर उसके बाद पूछा जाएगा तो फ्रेंड दक्षिण महासागर। फिर उसके बाद फ्रेंड पूछा जाएगा तो लास्ट आपका हो जाएगा कौन सा? आर्कटिक महासागर। याद रखिएगा 5 महासागर है। कौन कौन? पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अंटार्कटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिण महासागर और 5वां आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर है। और जो भी फ्रेंड्स हिंद महासागर आंसर मारे होंगे उसका बिल्कुल सही हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड। नटवरी लोक नृत्य शैली किस शास्त्रीय नृत्य का अंग है? नटवरी लोक नृत्य शैली ये जो कथक नृत्य का है फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स कथक नृत्य मारे होंगे उसका बिल्कुल आंसर सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है ये राउरकेला, जो कि ओडिशा में है। राउरकेला मतलब राउरकेला में ये स्थित है फ्रेंड्स, जो कि ओडिशा में है। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी, कोई प्रॉब्लम फ्रेंड? जो भी राउरकेला मारे होंगे बिल्कुल वो सही है। राज्य पूछा है तो याद रखिएगा इसके साथ साथ ओडिशा भी लिख दीजिएगा फ्रेंड, ओडिशा में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स।
1927 ईस्वी में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? याद रखिएगा 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन जो शुरू किया था, कि पहले मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं देते थे। जो कुछ ब्राह्मणवादी रूढ़ कह सकते हैं सोच के जो आदमी थे, वो किसी को भी मंदिर में प्रवेश, जो दलित वो लोग होते थे उसको मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। तो याद रखिएगा ये जो आंदोलन चलाए थे B.R. अम्बेडकर। जो भी फ्रेंड्स B.R. अम्बेडकर आंसर मारे होंगे उसका बिल्कुल 100% सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। एक पुस्तक पूछ दिया गया था, उसका नाम था कौन सी? सीता एंड इलिस्ट्रेट रिटेलिंग्स ऑफ द रामायण। ये पुस्तक के लेखक कौन थे? वो होंगे फ्रेंड्स देवदत्त पटनायक, इसके लेखक होंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक 2022। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक 2022 किस राज्य से संबंधित है? अब आपके ऑप्शन के अनुसार उसमें दिया होगा कि उसमें उत्तर प्रदेश दिया होगा और बहुत सारे होंगे, लेकिन आपके ऑप्शन के अनुसार एक उत्तर प्रदेश में जो है 2022 का जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विधेयक लागू किया गया था। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं फ्रेंड्स, उसके साथ साथ 2 और 3 और राज्य में ये अनुसूचित जाति और जनजाति विधेयक 2022 लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में बता दूं तो उत्तर प्रदेश का जो था फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में गोंड समुदाय एक हुआ करता था। गोंड समुदाय के लोगों को ST सूची में शामिल किया गया। और फिर एक दूसरा उत्तर प्रदेश नीचे याद रखिए तमिलनाडु में अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा तो नाड़ी कोरवन और एक और था कुरुविक्रम। नाड़ी कोरवन और कुरुविक्रम को ST सूची में शामिल किया गया फ्रेंड्स। फिर उसके बाद चलिए ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट में देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा तो फ्रेंड्स ST सूची में जो है, जो पहले उस समय वहाँ पे एक भड़िया भूमिया जनजाति वहाँ पे रहता था, उसको क्या किया, देवनागरी लिपि के अन्य समानार्थक शब्द, मतलब एक ही जैसा समानार्थक सेम शब्द को वहाँ पे लागू किया गया, शब्द को जोड़ा गया उसके साथ। और फिर कर्नाटक एक था, कर्नाटक में ST सूची में काडू कुड़पा जो वहाँ के जनजाति हुआ करते थे, उसके पर्याय में, उसके बदले में वहाँ पे बेट्टा कुड़पा नामित किया गया ST सूची में फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है फ्रेंड्स? बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराना स्तूप कौन सी है? फ्रेंड्स आपको पता है बौद्ध धर्म में जो भी फ्रेंड्स सांची का स्तूप मानेंगे उसका बिल्कुल 100% सही है फ्रेंड्स, कि बौद्ध धर्म में सबसे संबंधित सबसे पुराना जो स्तूप पूछा जाएगा सांची का स्तूप है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो आप लोग को बोलना है कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और इस सांची का स्तूप को बनवाया किसने था? 3री शताब्दी में अशोक के द्वारा सांची का स्तूप को बनवाया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। लिखा हुआ है का साद मस्ती, ये अलग अलग है फ्रेंड्स, याद रखिए। का साद मस्ती या इसी को कहा जाता है विजय उत्सव, मणिपुर के किस जनजाति ने के द्वारा मनाया जाता है? ये का साद मस्ती जो है, इसको विजय उत्सव, मणिपुर विजय उत्सव भी कहा जाता है। ये इसमें कह रहा है कि मणिपुर के किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। फ्रेंड्स आप लोग जिसने भी खासी समुदाय माने होंगे आंसर, बिल्कुल उसका आंसर सही होगा। तो ये जो है विजय उत्सव जो है खासी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? फ्रेंड्स वाद्य यंत्र से एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, ये किस वाद्य यंत्र से था, ये किस वाद्य यंत्र से थे। इसीलिए एक वाद्य यंत्र का आप लोग को PDF हम टेलीग्राम पे आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग जो भी फ्रेंड्स नए हो वो टेलीग्राम जाके जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे ये वाद्य यंत्र से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं वो सब आपको वहाँ पे एक PDF के फॉर्म में या एक स्क्रीनशॉट के फॉर्म में आपको वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल बस इतना जानिए, पंडित रविशंकर जो थे वो सितार वादक थे, सितार वाद्य यंत्र बजाते थे। पंडित रविशंकर कौन सा चीज बजाते थे फ्रेंड? सितार बजाते। जो भी फ्रेंड सितार मानेंगे उसका 100% सही है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की ओर। पुरुष हेड बॉल में बॉल का भार कितना होता है? पुरुष का जो हेड बॉल होता है उसमें बॉल का जो भार होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स? 425 से 775 ग्राम का होता है। याद रखिए पुरुष हेड बॉल मतलब बॉल सबका भी भार पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, समझ सकते हैं। ये इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट और आज का सेकंड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एक क्वेश्चन हमको नहीं मिल पाया फ्रेंड्स, जितना भी फ्रेंड स्टूडेंटों के द्वारा भेजा गया था बस इतना ही भेजा गया था और एक क्वेश्चन नहीं मिल पाया, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा उसको। ये पूछा गया था सूक्ष्म वित्त संस्थान MFI का फुल फॉर्म याद रखिए, इंग्लिश में भी याद रखिएगा, माइक्रो फाइनेंस
इंस्टीट्यूशंस, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है ये क्या होता है, सीधा ऐसे पूछा गया था MFI क्या होता है। तो MFI याद रखिएगा, जो निम्न आय वर्गों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध कराते हैं, उसको हम, वही संस्था है क्या, सूक्ष्म वित्तीय संस्था है, जो कि व्यय मतलब कर्ज देने की काम करती है, सीधी सी बात है। तो इतना प्रश्न था आपका फ्रेंड्स, और ज़्यादा प्रश्न मेरे पास नहीं था फ्रेंड्स। एक्चुअली क्या हो जाता है ना, आप लोगों को हम डिटेल नहीं दे पाते हैं, डिटेल देने का तो होता है, लेकिन हाँ जो भी फ्रेंड्स अगर लिखना चाहते हैं कोशिश कीजिएगा कि हम जितना भी बात बोलते हैं उसको कॉपी में लिख लेने के लिए फ्रेंड्स। इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन आने वाली टाइम में, अगर मान लीजिए आगे कोई एग्जाम होगी उसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत ही तगड़ी हो जाएगी, और कोई भी क्वेश्चन का जो आंसर है आप अगर लिख लेते हो वो कभी भूला नहीं जाता हो, आप उसको ईजिली वे में अच्छे ढंग से आप माइंड में रख सकते हैं। इसीलिए जितना भी यहाँ पे बोल रहे हैं, जितना भी यहाँ पे लिखा है, अभी चल रहा है ना, एनालिसिस चल रहा है, बट आपको कॉपी पेन पे जरूर लिखना है फ्रेंड्स। यही चलते हैं, थर्ड शिफ्ट में फिर से लेके आएंगे फ्रेंड्स। इसीलिए अलविदा, और जो भी फ्रेंड्स नए हो इस चैनल को प्लीज़ शेयर कर दे फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमको फ्रेंड्स। धन्यवाद, जय हिंद एंड जय भारत।